जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और फिर एक नई सुबह के साथ हम टेस्ट नंबर 19 को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अभ्यास करना। ठीक है, 30% पढ़ाई है तो 70% अभ्यास ज़रूरी है। बाद में परीक्षा के समय हमें याद आता है कि काश हमने प्रश्न किया होता या उसको प्रैक्टिस करके पहले ही रिकॉल करने की कोशिश की होती, दिमाग पे जोर दिया होता तो हमारा मनन हो जाता। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा तो मिलेगा। इन यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन सटीक उत्तर के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको हर वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, यहाँ आपको नए संभावित प्रश्न और पुराने प्रश्न सब मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये प्रश्न आसान है, लेकिन ये है कि ऑन द स्पॉट आप क्या तुरंत रिकॉल करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमको लगता है कि हमें आते हैं आसान है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका सिक्किम हो गया और यहाँ से आपका नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन शुरू हो गया, यहाँ पर तक पूरा आपका वेस्ट बंगाल का पोर्शन हो गया। ऐसे करके पूरा वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो सिक्किम वेस्ट बंगाल टच करते हैं, आपको पता ही यहाँ दार्जिलिंग का हिस्सा छूता है, फिर इधर आपका बिहार हो जाता है। तो आपका असम टच करता है, ये कहते हैं सीमा साझा नहीं करता है। आपका असम करता है, अरुणाचल भी करता है, आपका सिक्किम भी करता है और आपका बिहार नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है कौन जारी करता है, ये जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं उनके लिए बता दूं। देखिए, मेरे वीडियोज़ में आपको दोनों चीज़ मैं कोशिश करता हूँ, जो शब्द कठिन होते हैं उनको मैं, जो हिंदी के शब्द कठिन होते हैं अंग्रेजी वाले बच्चों के, उनको मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, नहीं तो मैं मुंह से आपको ज़रूर बता दूंगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो ये होता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 या 9 किसके द्वारा थे। ठीक है, तो आपको बताना है। तो आप सबको पता होगा, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1946 में ये बनी थी आपकी, फिर इसमें चुनाव हुए थे। और संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं ये आपके प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। और आपके राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह प्रथम अध्यक्ष बने थे। उससे पहले आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको बनाया गया था, इंटरिम बना देते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया, आपको पता होगा, ये लिया गया है फ्रांस से। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है, तो आपको पता होगा ये है राज्य सूची में। अब आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि एजुकेशन, शिक्षा किस सूची में आता है। ये जो अगला प्रश्न ही आ गया, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया। इसका मतलब पहले ही राज्य में था, अब कहाँ चला गया, संवर्ती में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इससे पहले क्या था, ये स्टेट मैटर था, सब्जेक्ट राज्य की सूची का विषय था। भारतीय ग्रंथ उपनिषद का अर्थ है, ये आपको पता होगा। कई बार हम क्या होता है, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ पाते, भूल जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, निकट जाना और नज़दीक बैठना, नज़दीक बैठना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, अ ईयर इन ऑफिस, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, किसी खास शख्सियत ने लिखी है। मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, अ ईयर इन ऑफिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आइए एलिमिनेशन से देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। तो रामनाथ कोविंद संभावना है, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, तो ये सभी में संभावना है, इसमें एलिमिनेशन लगाना बहुत मुश्किल है। तो जिसने भी लिखी है उसने साल भर का टेन्योर तो पूरा किया होगा, तभी उसने लिखा है कि
मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, अ ईयर इन ऑफिस, मतलब 1 साल हो गया फिर और आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए एक तुक्का हम ऐसा लगा सकते हैं कि देखिए इसमें अगर राष्ट्रपति जी का नाम डाला है तो संभावना है ये उनके द्वारा हो सकती है या उपराष्ट्रपति के द्वारा हो सकती है। देखिए ये थोड़ा सा अलग डिग्नेटरी हो जाते हैं, लेकिन इत्तेफाकन ये किताब वेंकैया नायडू जी ने लिखी है, इसका विमोचन प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें और कुछ संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसका टेन्योर 1 साल का नहीं हुआ होता तो फिर आप उसको हटा सकते थे किताब के नाम के अनुसार। भारतीय संविधान की अनुसूची में भारतीय राज्य और उनके राज्य के क्षेत्र का वर्णन है। ये आपका होमवर्क है, बताइए तो ये किस में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसा किस में वर्णन है, देखते हैं याद है कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह भारी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह है आर्टिकल 355। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22वां। तो ये आप सबको पता होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा 12वां, 22वां तो उत्तर ही निकल गया। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस, ये आपका प्रश्न हो गया, थोड़ा उत्तर नीचे चला गया है। ये आ गया आपका, ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा, जैसे पहले से पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट होता था ना, वैसे अभी ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार, अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिए, तो अब प्रशासन में भाग ले सके लोग, वो 1861 के द्वारा। अब लोग इसमें क्या करते थे, प्रशासन में अपने भाग ले सकते थे। ठीक है, गांधी जी, अच्छा यहाँ पर की होना चाहिए, गांधी जी की मुख्य लेफ्टिनेंट, इसको की कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा की। गांधी जी की मुख्य लेफ्टिनेंट अनुसुईया बेन किसकी बहन थी। ये तो बड़ी जोरदार कहानी, इसने डिटेल में पढ़ा होगा वही जानता है, बता सकता है कोई। देखिए क्या हुआ था, चंपारण के बाद अहमदाबाद, तो जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में एक महिला थी जो गांधी जी के सपोर्ट में थी। वर्कर्स, जब वर्कर्स को प्लेग का बोनस नहीं दिया जा रहा था, गांधी जी ने स्ट्राइक की सलाह दी। कंपनी कह रही थी, मिल ओनर्स कह रहे थे कि हम 20% देंगे, फिर प्लेग, फिर उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन वर्कर चाह रहे थे कि भैया ये बोनस हमें मिले भी, क्योंकि हम बहुत बड़े नुकसान से गुजरे हैं और विश्व युद्ध भी उस टाइम पे हुआ था। तो गांधी जी ने सलाह दी कि आप लोग भूख स्ट्राइक पे जाओ, हड़ताल पे जाओ, मैं भी आपके साथ आऊँगा। तो उस समय उनके साथ एक महिला थी, अनुसुईया बेन, अनुसुईया बहन या अनुसुईया बेन। ठीक है, और ये अपने भाई के विपरीत आई महात्मा गांधी के साथ। तो इनके भाई अम्बालाल साराभाई, ये भी मिल ओनर थे, व्यापारी भी थे, मिल ओनर भी थे। तो ये अपने ही भाई के खिलाफ महात्मा गांधी के साथ स्ट्राइक में चले गई। ये उनकी लेफ्टिनेंट थी, लेफ्टिनेंट मतलब उनकी एक मेन जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतमाला की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, ये है महाराष्ट्र में, और ये क्या है, आपके सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखलाएं उनका हिस्सा है। 16वां प्रश्न, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। ये सीधे सा प्रश्न है, धारवाड़ श्रृंखला को, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ का हिस्सा है, टेलीग्राफिक बताइए, बहुत महत्वपूर्ण, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और मैप में देखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक रिज जो है, ठीक है, उत्तर अटलांटिक कटक। रिज क्या होता है, रिज ऐसे छोटे छोटे पहाड़ों की मेल टाइप की होती है, इधर एक प्लेट हो गई, इधर एक प्लेट हो गई, बीच में ये ऐसे रिज रिज बन जाती है, छोटे छोटे पहाड़ों की मेल टाइप की बन जाती है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, तो ये 1973 में शुरू हुई थी। यहाँ से आपको क्या याद आएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की याद आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया 18वां प्रश्न। फिर 19वां प्रश्न है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आपको पता होगा ENIAC एक्ट था। और अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के प्रश्न भी आते हैं, देखिए आपका पॉलिटी, आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका कंप्यूटर, आपका इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक्स, आपका करंट अफेयर, मैं ये अपने टेस्ट में सारी चीज़ें कवर करता हूँ।
एक चीज़ हमने देखी है ख़ास तौर पे हमारे उत्तराखंड में, जब जहाँ भी आप कोचिंग वोचिंग करते होंगे या जो भी आप जगह पढ़ते हैं, आपको इंडियन इकोनॉमी कोई नहीं पढ़ाता, आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस नहीं दिलवाते हैं, और आपको क्या कहते हैं कंप्यूटर भी कोई नहीं पढ़ाता, खाली पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में भी कुछ खास कोई नहीं पढ़ाता कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन अब यूके पीएससी पेपर बना रहा है तो कुछ तो अच्छा मिलेगा आपको उसमें। और जैसे यूके पीएससी ने इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस यूके पीसीएस में दिया था और प्रश्न भी पूछ लिए, वैसे संभावना है कि ये आपका इसमें भी, क्योंकि सिलेबस में है तो डाल दे क्वेश्चन, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण थे। मान लीजिए उसने 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाल दिए और आपको नहीं आते तो फिर आपको नुकसान होगा। तो खाली हिस्ट्री और पॉलिटी के पीछे ही मत भागिए, पढ़िए इनको, ये स्कोरिंग है, इसमें पॉलिटी स्कोरिंग है, ज्योग्राफी स्कोरिंग है। तो स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल तो है ही, वहाँ जुड़ जुड़ के अपने कमेंट लिख सकते हैं, वीडियो में कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इन प्रश्नों को देखिए, प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं, खास तौर पे करंट अफेयर के प्रश्न जो हाल फिलहाल मेरे जो द्वारा डाले गए करंट अफेयर के प्रश्न हैं, वो हाल फिलहाल जो 2022 में कई एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने वो प्रश्न कई जगह देखे भी हैं, वो आए हुए थे, जो मैंने प्रश्न सेलेक्ट किए करके यहाँ पे मैं वीडियो में डालता हूँ। इसलिए जुड़े रहिए, कुछ नहीं करना है, 5-7 मिनट की वीडियो है, मुश्किल से 8-10 मिनट की होती है, उसको 2x भी करोगे तो 4 मिनट की हो जाएगी। फटाफट सुन लो, रिवीजन कर लो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और शेयर भी कर दो और लोगों को भी जोड़ दो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।